हेलो। हाँ, हाँ। अब शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हमें सर कुछ बोलना है? कर रहे हैं, आपको इनवाइट करें। सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। आ, इस पैंडेमिक काल में हमारा ये आरोग्यम जो सीरीज शुरू की गई है ABRKS, अखिल भारतीय राड़ी कायस्थ संगठन की ओर से, इसकी बहुत प्रशंसा भी की जा रही है और लोगों को लाभ भी हो रहा है। यह डेली जो मैसेज आते हैं और जिनसे बातचीत होती है उनसे यह लगता है कि उनको फायदा भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो इस सीरीज में ये चौथी कड़ी है आज की। और मैं आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक इंग्लिश में कोट है जिसको मैं कोट करना चाहूंगा। द रिचेस्ट मैन इज नॉट ही हु हैज द मोस्ट बट ही हु नीड्स द लिस्ट। तो ये लिस्ट हम कब कब हमें जरूरत पड़ेगी, सबसे कम जरूरत कब पड़ेगी अपने रिसोर्सेज के, अपने संसाधन के, जब हम फिट रहेंगे। और फिट होने के लिए हमें अपने जो इर्द गिर्द इसके एक्सपर्ट हैं और आज के दौर में जो पेंडेमिक का ये दौर है, हु कैन बी एल्स नॉन अदर देन आवर डॉक्टर। और डॉक्टर अगर हमारे समाज से ही हो तो क्या कहने। और आज हमारे इस चौथी कड़ी में जो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। फोटो नहीं आ रहा। एक फोटो नहीं, आवाज आ रहा है, फोटो नहीं। हाँ, पहले हैं डॉक्टर JP सिन्हा, जो MBBS ऑनर्स डी ऑर्थो पटना से हैं। MS सर्जरी भी कर रखी है इन्होंने, FAIS, FAIGES, FARSI। ये जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक एवं हड्डी विशेषज्ञ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। हो सके तो अपने वीडियोस को भी म्यूट करो तो म्यूट कर लें, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है। और वीडियो भी म्यूट कर लें, जब जरूरत पड़े तो आप अपना कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और वीडियो भी कर सकते हैं, तो बैंडविड्थ की समस्या ना हो और प्रोग्राम सुचारू रूप से चले, काइंडली थोड़ा। और वर्तमान में डॉक्टर JP सिन्हा साहब जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में हैं और ये आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर अभिजीत नंदन, जो कि MBBS BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे से कर रखा है इन्होंने। वर्तमान में ये एक्स मेडिकल ऑफिसर सैसून जनरल हॉस्पिटल पुणे में भी सेवाएं दे रखी है इन्होंने। और इस छोटे से परिचय के साथ मैं अपने संगठन के अध्यक्ष महोदय श्री अजीत कुमार दास जी से आग्रह करूंगा कि अपने मेहमानों का और सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की घोषणा करें। अजीत दास सर, आपका। सभी को नमस्कार। हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। अखिल भारतीय राड़ी कायस्थ संगठन दिल्ली के आरोग्यम की मंच से आरोग्य संवाद में आए सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज के संवाद में भाग लेने आए दो ऐसे कर्मवीर हैं जिनका परिचय ऑलरेडी आप लोगों के सामने रखा गया है, और मैं चाहूँगा समय को देखते हुए जो है कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। श्री PK सिन्हा जी, कृपया आप इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। मैं सबसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपने माइक को म्यूट रखें, अपने हो सके तो अपने वीडियोस को भी म्यूट कर लें ताकि बैंडविड्थ की समस्या ना हो। और मैं अब अपने डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि छोटा संक्षिप्त में थोड़ा कुछ बोलने, अपने अनुभव और अपने ज्ञान को थोड़ा यहाँ शेयर करें। उसके बाद ओपन होगा प्रश्न पूछने के लिए। जिनको प्रश्न पूछना है कृपया वो अपना हाथ यहाँ पे रेज कर देंगे जो सिस्टम में जा करके। अगर नहीं कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे, तो मैं एक एक करके पूछता रहूंगा, क्योंकि अगर सभी लोग बोलने लगेंगे तो थोड़ा सा डिसऑर्डर, कैओस हो जाएगा, तो थोड़ी समस्या आ सकती है। तो काइंडली थोड़ा अनुशासन का भी पालन करेंगे तो हमें कार्यक्रम को संचालन करने में आसानी होगी। धन्यवाद। और अब मैं सबसे पहले डॉक्टर जयप्रकाश सिन्हा साहब से आग्रह करूंगा कि
थोड़ा सा अपने अनुभव और अपने 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। पीके सिन्हा याद रख। धन्यवाद पीके सिन्हा जी। और सबसे पहले मैं अजीत दास जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कि मुझे आज ये मौका दिया कि अपने समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ मैं जुड़ सकूं और अपने अनुभव को कुछ साझा कर सकूं। जेपी और ये जो वही बोल रहे हैं, म्यूट कर दिए, कोई बात नहीं, आज बोल भी सकती है, बैठ भी सकती है। हाँ, तो मैं एक जनरल सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। और ये जो पेंडेमिक कोविड और कोरोना का जो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग यहाँ झेल रहे हैं, तो इस समय तो ऐसा है जो कि बेसिक जानकारी जो उसके बारे में है वो हम सबों को रखना ही चाहिए, और कोशिश करते हैं कि जो जहाँ तक नई उसके बारे में तब्दीलियाँ आती है, जो नई जानकारी होती है वो भी रखें। और जहाँ तक समाज को ये बचाव के लिए कैसे क्या करना है, इसकी जो इस तरह के मंच से जो ये साझा करने का मौका दिया जाता है, ये बहुत ही उचित है और लाभकारी भी होगा। तो जहाँ तक ये कोरोना वाली बात है, पिछले कई प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर साहब जेके मित्रा सर और डॉक्टर के घोष और काफ़ी डॉक्टर साहब आए और काफ़ी उन लोगों ने बताया है। लेकिन जो बेसिक चीज़ जो कि मैं चाहूँगा कि सभी के जानकारी में रहे, और हमने अभी कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि थोड़ी लापरवाही, जो जानकारी के अभाव में थोड़ी सी लापरवाही होने से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वो लापरवाही या चूक हम लोगों से कहाँ पे हो रही है, ये थोड़ा सा मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि ये जो कोरोना का लक्षण है कि सर्दी हुआ, बुखार है, कुछ केसेस में सांस लेने में दिक्कत है, दर्द है। लोग शुरू में उसको सिंपल वायरल बीमारी समझते हैं और कुछ लोग सिर्फ पैरासिटामोल या ये खा के काम चलाते हैं, कुछ फीवर डाउन हुआ। लेकिन अभी का जो ये है दौर है, इसमें जब तक हम उसको रूल आउट नहीं कर लें कि हाँ ये कोविड के कारण नहीं है, तब तक हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कराना आवश्यक है। उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि अगर पॉजिटिव है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, उसमें घबराहट या पैनिक नहीं पैदा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। आपको मॉनिटर क्या करना है अपने आप को, आपको टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, आपको अपना पल्स जो रेट है, पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए, वो मॉनिटर करना है कि कितना ज़्यादा हो रहा है मेरा, और ये सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना है। और जो सिम्टोमेटिक दवाई है वो उसको जो शुरू का जो 4-5 दिन है वो उसको खाना है। बुखार के लिए पैरासिटामोल, जो विटामिन सी और यह एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, और जो खाने पीने का है वो परहेज करना है। लेकिन अगर 4-5 दिन के बाद भी आपका फीवर ज़्यादा हो जा रहा है, फीवर डाउन नहीं हो रहा है, 1 से ज़्यादा है, अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम आ रहा है, और अगर आपको सांस में दिक्कत है, तो ये थोड़ा सा सतर्क होने का समय है। इस समय आपको जो है किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेके और जरूरत पड़ने पे किसी ऑक्सीजन बेड वाले जगह में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर वहाँ सलाह देंगे कि और फर्दर कुछ टेस्ट जो इन्फ्लामेटरी साइन के टेस्ट होते हैं, CRP, IL-6 या और भी जो काफ़ी टेस्ट होते हैं, डी-नाइमर, वो करा के आगे का वो लोग देखते हैं। बहुत स्टेज में मैंने देखा कि पैनिक स्टेज में लोग तुरंत 3-4-5 दिन में ही वो सीटी स्कैन टेस्ट के लिए वो चले जाते हैं,
ये बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि शुरू के 4-5 दिन 6 दिन में वो टेस्ट में वो फाइंडिंग नहीं मिलता है और वो नेगेटिव हो जाता है और लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा तो सब ठीक है, लेकिन वो बात नहीं होता है। वो 5 दिन के बाद अगर वो आपका ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, अगर आपका फीवर ज्यादा है, आपको सांस में दिक्कत है, तो आपको कहीं पर अच्छे चिकित्सक के साथ में रहना है संपर्क में, और वहाँ और जो वो जांच कराएंगे उसके बाद वो करा के आगे का डिसीजन लेंगे। अगर ऑक्सीजनेशन आपका 92 से 94 से कम है, तब तो आपको किसी हायर सेंटर में जहां आईसीयू की सुविधा है वहां आपको जाना है, क्योंकि आपको बहुत इंटेंसिव इलाज की जरूरत है। और इस समय जो थोड़ी लापरवाही होती है, घर में ही लोग रह जाते हैं, वो दवाई कुछ किसी से पूछ के या बाहर से किसी से पूछ के स्टेरॉइड खा के काम चलाते हैं, वो फिर परेशानी में पड़ जाते हैं और आगे चल के उनका जो है बहुत आगे जाने के बाद भी फिर वो उसमें सुधार नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि होम आइसोलेशन ठीक है, रहें, लेकिन जैसे ही आपको दिक्कत महसूस हो आपको सलाह लेना है, और किसी दूसरे तीसरे से सलाह लेके दवाई नहीं खाना है, कुशल चिकित्सक से सलाह लेके। और खासकर अगर ऑक्सीजनेशन आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, फीवर डाउन नहीं हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल के कांटेक्ट में रहना है, ऑक्सीजन युक्त बेड में जाना है। और अगर उससे 94 से कम हो रहा है, 90 के आसपास है, तब तो आपको आईसीयू के सेटअप में जाना ही चाहिए। ये इनिशियल ये अपना रिमार्क दे रहा हूँ, इसके बाद जैसा होगा आगे फिर हम लोग चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सही चीज़ों का जिक्र किया है। और बल्कि सुबह से मैं ये 2-3 मीटिंग कोविड पे ही अटेंड कर रहा हूँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी, तो सारी बातें मैच कर रही हैं कि सीटी स्कैन के लिए ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अननेसेसरी दवाओं पे जोर नहीं देना चाहिए। अब मैं अपने दूसरे अतिथि डॉक्टर अभिजीत नंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी संक्षिप्त में थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहें, जिससे हमारे उपस्थित सभी लोगों को कुछ फायदा हो। अभिजीत जी, डॉक्टर साहब प्लीज। सबसे पहले तो बड़ों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अखिल भारतीय रेडिकस संगठन का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ऐसे मैं बता देता हूं कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर अभिजीत नंदन है, और मेरा पैतृक गांव डुमरामा है, बांका। अभी क्या है, अभी जैसे सर ने बताया कि पैनिक मोड में नहीं आना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो अभी जो सर ने बताया कि हाँ पैनिक मोड में नहीं आना है, होम आइसोलेशन में सबसे 80% लोग होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का फर्स्ट डे क्या है कोरोना का, मतलब हमें को फर्स्ट सिम्टम कब आया, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आप मिस किए तो मतलब आगे का जो आपका प्रोग्रेशन है वो आपका मिस हो जाएगा। ना तो आपको आपका सेकेंड डे पता चलेगा, ना थर्ड डे। और सर ने जैसा बोला फिफ्थ डे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ डे इज मेक और ब्रेक। अगर फिफ्थ डे आपको फीवर नहीं आ रहा है तो आप समझिए आप सही होने के सारे लक्षण हैं आप में। और अगर फिफ्थ डे आपका फीवर बढ़ता है, आपको सीवियर हेडेक होता है, आपको डीप कफ होता है, या आपको डायरिया हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए अब ये इन्फेक्शन माइल्ड से मॉडरेट हो रहा है और कभी भी ये सीवियर की तरफ जा सकता है। और खासकर ऐसा देखा गया है कि अगर पहले स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन में अगर आपका स्मेल और टेस्ट जाता है, अगर आपका स्मेल टेस्ट और जल्दी चला गया, तो ये बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें कि बोला गया है कि ये अगर स्मेल टेस्ट आपका सेकेंड थर्ड डे जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप प्योर माइल्ड केस ही हैं। मैक्सिमम चांसेस है, 80% चांस है कि आप माइल्ड केस हैं। और अगर आपका फीवर 4th से 5th डे के बीच सबसाइड कर गया, मतलब उसके बाद आपको फीवर नहीं आया, तो 10th डे के बाद आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आप घर वालों से मिल सकते हैं। लेकिन जो वो पहला 10 दिन है
वो आपको होम आइसोलेशन में ही बिताना है। और सबसे जरूरी चीज इन सबों के साथ है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको फर्स्ट डे से ही मॉनिटर करना है, और फीवर, ये 2 चीज आपको हमेशा मॉनिटर करते ही रहना होगा। और सिम्टम का जहां तक बात है, आप फर्स्ट सिम्टम को कभी मिस नहीं करिए, क्योंकि क्या होता है सारे में, किसी में फीवर आएगा, किसी में हेडेक होता है, किसी में थ्रोट इन्फेक्शन होता है, किसी में इरिटेशन होता है, और किसी में अभी सेकेंड वेव में डायरिया भी होने लगा है। तो अगर आप फर्स्ट वाले को मिस नहीं करेंगे तो आप 5th डे को भी मिस नहीं करेंगे। अगर आप फर्स्ट को मिस करेंगे तो आप 5th को ही मिस करेंगे। इसीलिए फर्स्ट डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर ने जैसे बताया सीटी स्कैन के बारे में भी, कि कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हो, सीआरपी हो, ईएसआर हो, डी डाइमर हो, IL-6 हो, फेरेटिन हो, कुछ भी, कोई भी इंफ्लेमेटरी मार्कर 5th डे के बाद ही कराने में फायदा है। उससे पहले कुछ भी आ जाए, आप उससे पता नहीं लगा सकते कि आप में कैसा इन्फेक्शन होने वाला है, माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा या सीवियर होगा। इसीलिए 5th डे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो सीटी स्कोर है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल, ये सीटी स्कोर और ये सीटी स्कैन का स्कोर, ये सीटी स्कोर अलग होता है और ये सीटी स्कैन का स्कोर अलग होता है। सीटी स्कोर जब आप RT-PCR कराते हैं तब उस वक्त उधर एक स्कोर आता है। अगर उधर का स्कोर आपका 35 से कम है तो बहुत हाई चांस है, 35 से कम तो आपका बहुत हाई चांस है कि आप पॉजिटिव हैं। और अगर वो 35 से ज्यादा है तो आपका बहुत चांसेस है कि आप नेगेटिव हैं। और सीटी स्कोर में अलग होता है। सीटी स्कोर होता है लंग के इन्वॉल्वमेंट को बताते हैं। लंग के इन्वॉल्वमेंट में 5 लोब होते हैं लंग में, तो इसीलिए वो आप जब भी देखोगे तो वो 25 बटे दिया जाता है, मतलब किसी का 7/25, 10/25 ऐसा होता है। तो इसमें 5th डे यही इंपॉर्टेंट होता है सीटी स्कैन के लिए, क्योंकि अगर आपका स्कोर 7/25 आया, मान लो किसी का 7/25 आया, तो आप समझ लो कि आप माइल्डली इन्फेक्टेड हो। अगर वो 8 से लेके 18 तक आया है, उसके बीच में कहीं भी आया है, तो आप मॉडरेट हो। और अगर 18 से ऊपर आया है तो वो पक्का आप सीवियर हो, और आपको 5th डे ब्रेथलेसनेस, हाइपोक्सिया चालू हो जाएगा इस कंडीशन में, अगर आप 18 से ऊपर हो तो। इतना मैंने जो अभी आपको बताया, फिर आप आज जो पूछोगे फिर सर हैं वो, हम फिर आपको बता सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कौन है? सौरभ जी, मैं जी जी। सबको मौका मिलेगा थोड़ा सा। एक मैंने पहले भी कहा है कि थोड़े सिस्टम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा है आप प्लीज अपना अपना सब कोई हाथ रेज कर दें या चैट बॉक्स में लिख दें, मैं एक एक करके सबको इनवाइट करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो केओस हो जाएगा थोड़ा सा। प्लीज कोऑपरेट करें। तो अभिनंदन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत ही मैंने अच्छा अपना मैसेज दिया है, अपना अनुभव शेयर किया है। और अब हम चाहेंगे कि हमारे जितने लोग हैं वो प्रश्न को पूछ सकते हैं। इसमें सबसे पहले अर्चना सिन्हा जी ने हाथ रेज किया है, तो काइंडली अर्चना सिन्हा मैडम से मैं बोलूंगा कि प्लीज अपने क्वेश्चन को पूछें, और जिस डॉक्टर से भी पूछना है उनका प्लीज संबोधित करके अपने प्रश्न को पूछें। अर्चना मैडम प्लीज। प्रणाम सर, मैं अर्चना सिन्हा डॉक्टर JP सिन्हा से बात करना चाह रही हूँ। जी बोलिए बोलिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। मुझे 10-15 दिन से सर यहाँ पे ये बहुत पेन हो रहा है। कहाँ पे? पूरा कंधे के पास? ये जॉइंट पे, राइट हेड पे, यहाँ से यहाँ तक। और कोई भी चीज झटके से उठाने से या भारी चीज उठाने से काफी दर्द बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये आप बताएं, आप डायबिटिक तो नहीं है? जी नहीं सर। तो सबसे पहले तो आपको एक सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करना चाहिए, और ये शोल्डर जॉइंट का, ठीक है। ये और थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का सबसे पहले तो आप मदद लीजिए, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराइए। कभी कभी शोल्डर जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होने से भी इस तरह का होता है, झटका लगता है, पेन होता है। और कोई माइल्ड पेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर लीजिए आप। फिजियोथेरेपी लेकिन आप कीजिए, फिजियोथेरेपी से भी मदद ले सकते हैं, आप घर में भी खुद कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा। लेकिन सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे आप जरूर करा लीजिए। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। सौरभ जी, अब आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। सौरभ जी। हेलो।
हाँ सौरभ जी प्लीज पूछिए अपना हेलो क्वेश्चन। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था ये कि एस्ट्रॉइड और ब्लैक फंगस में वो क्या रिलेशन है जो आजकल लोग डरा रहे हैं कि एस्ट्रॉइड और ब्लैक फंगस का जो भी है, एस्ट्रॉइड अगर किसी ने लिया तो ब्लैक फंगस का वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा था। और ये हेलो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, मैं उनके बारे में बताता हूँ। जी देखिए, स्टेरॉइड जो है ये दुधारी तलवार की तरह है। बहुत जी बार स्टेरॉइड जो है वो मरीज की जान भी बचाता है, लेकिन अगर अननेसेसरली और ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड को ले लिया जाए बिना किसी कुशल चिकित्सक के निरीक्षण में, तो वो फिर खतरा का कारण भी बन जाता है। ये बात सही है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी अभिजीत ने ये बताया कि जो 5 दिन के बाद का जो दौर है, अगर इसमें आपका फीवर है, अगर आप ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, सांस की दिक्कत है, तो उस समय हम लोग स्टेरॉइड को प्रिस्क्राइब करते हैं, और उस समय वो स्टेरॉइड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन अभी बहुत ये रिपोर्ट आया है कि लोग जब होम आइसोलेशन में है और इनिशियल जो 5th डे है, 4-5 दिन 6 है, उसमें ही लोग स्टेरॉइड का सेवन किसी से भी पूछ के कि डेक्सोना खा लो, मिथाइल प्रोडिस्टिरोन खा लो, ये इंजेक्शन ले लो, वो करते हैं। और जो उसका डोज है उससे ज्यादा डोज में भी लोग ले रहे हैं। ये जो है स्टेरॉइड, खास करके अगर मरीज डायबिटिक है उसके लिए तो ये और बहुत ही घातक है, क्योंकि वो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है कि ब्लड शुगर का लेवल को वो बढ़ा देता है। और आप जान रहे हैं कि जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने से यह डायबिटिक आदमी को खुद भी वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड रहता है, उसकी इम्यूनिटी खुद ब खुद कम रहती है। और ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो कि फंगस हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैला हुआ है, वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जहां उसको मौका मिलता है कि वो अटैक करता है। इसीलिए वैसे आदमी में ये अटैक कर रहा है, ये फंगस जो ब्लैक फंगस, ये जो म्यूकोरमिकोसिस अभी आया है, जो वो खास करके जो कोविड का पेशेंट है और जो स्टेरॉइड का जिसने की ज्यादा मात्रा में लिया है, या जो अपने इनिशियल डेज में लिया है उसमें, और जो डायबिटिक आदमी है, वो उसको ये म्यूकोरमिकोसिस जो है, जो ब्लैक फंगस है, वो अफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप बिना सुपरविजन के स्टेरॉइड मत लीजिए, और इनिशियल 5th डेज जब आप होम आइसोलेशन में हैं तो आप मत ही लीजिए। 5th डेज के बाद अगर आप होम आइसोलेशन में भी हैं तो आप विथ एडवाइस ऑफ डॉक्टर आप स्टेरॉइड ले सकते हैं। उसका डोज लिमिटेड है, और उसमें एक खास बात और है, स्टेरॉइड का जब भी आप सेवन करें, या आप हमेशा के लिए जान लें, उसको एकाएक खत्म नहीं किया जाता है उसका डोज को, उसको टेपरिंग करके उसका स्टेरॉइड को खत्म किया जाता है। यानी कि अगर 8 मिलीग्राम आप ले रहे हैं तो उसको 6, 4, 2 करके उसको खत्म किया जाता है, एकाएक उसको बंद भी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, बिना आवश्यकता के ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है। जो डायबिटिक हैं तो उनका तो ब्लड शुगर बढ़ा ही रहा है, जो नॉन डायबिटिक है उनका भी शुगर को वो बढ़ा सकता है, और वो इनवाइट करता है किसी फंगस को कि आपके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुए आपको अटैक फंगस कर सकता है। और ये जो ब्लैक जो ये म्यूकोरमिकोसिस का हो रहा है, उसके कारण से ये हो रहा है। इसलिए स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा सर, एक बात और थी, ये अभी जो ब्लैक, व्हाइट और येलो सुन रहे हैं फंगस, इसमें सबसे बड़ी बात है ब्लैक फंगस की, इसका सर सोर्स क्या है? ब्लैक फंगस का सोर्स? जी 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 सर। देखिए, फंगस तो मतलब चारों बगल है, खास करके इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, ठीक है। और अगर आप ऐसी जगह में जहां फंगस ज्यादा, वो मिट्टी वाले एरिया में, जो पानी वानी वहां पे ज्यादा रहता है, इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आप जा रहे हैं बाहर, और अगर मिट्टी के एरिया में जा रहे हैं जहाँ ये गार्डनिंग कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो आपको पूरा ये न सिर्फ शूज, ग्लव्स, मास्क और अपना फुल स्लीव शर्ट वगैरह पहन के भी आप जाएं, है ना। खासकर वैसे कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ ये हो रहा है, जहाँ धूल डस्ट कण ज्यादा आ रहा है, आप मास्क पहन जाए, क्योंकि वहां से भी वो सोर्स आपको आ सकता है फंगस का, ठीक है। ये तो पूरा फैला हुआ है। आपका जहां इम्यूनिटी कमजोर हुआ,
और आप डायबिटिक हैं, कोविड से अफेक्टेड हैं, इसमें तो जल्दी वो अफेक्ट कर लेता है जी। अब आकृति दास जी ने हाथ अपना उठाया है, तो प्लीज आकृति दास जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आकृति दास जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हाँ पूछिए आकृति दास जी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर। और मेरा नाम दास है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। तब तक मैं कोविड में साल भर से। हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कट रही है, तो आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं अब उनको पढ़ दूंगा। तब तक मैं आद्या मित्रा जी को इनवाइट करता हूँ। बाइक से अपना ड्यूटी जाता और हमारा डिस्टेंस 120 फीट। हेलो हेलो, हाँ स्पीकर। हेलो 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 हेलो, आद्या मित्रा जी बोल रहे हैं? यस यस, सबसे पहले सभी बड़ों को नमस्कार। I wanted to ask question from Dr. Abhijit Nandan that I wanted to ask that how does this pandemic affects one's mental health? ओके, ये अभी सबसे बड़ा रिसर्च का इशू हो गया है मेंटल हेल्थ का, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, 80% लोग इंडिया में ऐसे भी ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत सारे आते हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम में आप ठीक होने के बाद 1 महीने से 2 महीने तक वो सारे सिम्टम फील कर सकते हैं। मतलब कभी आपको लगेगा आपका चेस्ट कंजेशन हो रहा है, कभी आपके पाँव में पेन होगा, कभी आपके हाथ में पेन होगा, हो सकता है आपको एक्सर्शनल फीवर आ जाए। इसके कारण आपका एंजाइटी बढ़ते जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एंजाइटी आपका, मतलब आपको हर एक चीज में एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगा। आप हर एक चीज को ये सोचने लगोगे कि ये मेरे को कोविड के कारण ही हो रहा है, अभी तक कोविड मेरे शरीर से गया नहीं है, जबकि ये ट्रू नहीं है। कोविड 10 दिन के बाद एक तरह से आपके बॉडी में कुछ भी हार्म नहीं कर सकता। 10 दिन के बाद वो रेप्लिकेट करना बंद हो जाता है, आपके बॉडी में एज अ डेड वायरस रहेगा काफी दिन तक। हो सकता है आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आए 25 दिन तक भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अफेक्ट करेगा। और खासकर ये देखा गया है कि जो भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं, जो काफी दिन, जो 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, और फिर जब वो अचानक से घर आते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा सोने की परेशानी होते हैं, मतलब इंसोम्निया होता है उनको पैनिक अटैक आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगते रहता है कि उनकी ऑक्सीजन घट रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब उनका मॉनिटर किया जाता है तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन सेम रहता है, जितना रहना चाहिए नॉर्मल 95, 97 ऐसे ही रहता है। लेकिन उनके दिमाग में इस तरह का कोरोना घर कर जाता है कि उनको हर एक चीज कोरोना से रिलेटेड लगने लगता है। हो सकता है उन्होंने कभी कुछ गलत खाया हो, फूड पॉइजनिंग हो गया हो उसके बाद, लेकिन तब भी उनको लगेगा कि हमको फिर तो वो कोरोना वाला डायरिया हो गया है। इसीलिए बोला जाता है, सर ने जैसे बताया स्टार्टिंग से ही, पैनिक मोड में नहीं आना है। जो पैनिक मोड में आते हैं वो ही बाद में जाके ये पोस्ट कोविड एंजाइटी का शिकार होते हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, पहले दिन से आप मेंटली स्ट्रांग है, चलो जो भी होगा देखेंगे, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे, अपने दिन को गिनेंगे अच्छे से, तो आपको बाद में जाके कभी कुछ पैनिक अटैक नहीं आने वाला। लेकिन यही होता है क्योंकि अगर आप किसी से कंसल्ट में नहीं है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, और इसमें सबसे बड़ा फैमिली का रोल आता है। फैमिली ठीक है, आप 10 दिन आइसोलेशन में है, उसके बाद बाहर निकले, आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है पोस्ट कोविड, तो आप किसी पोस्ट कोविड क्लिनिक में जाइए, वहां डॉक्टर को बताइए कि ऐसा ऐसा सिम्टम है, मेरे को यहाँ पेन है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, कब जाएगा। अच्छा डाइट लीजिए, अच्छे डाइट से मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद रिकवरी में
सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ ही होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मुझे तो कोविड हुआ था, कहीं फिर हो जाएगा, तो सबसे पहले दिमाग में आपका यही आएगा रिकवरी होने के बाद भी। इसीलिए मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखना है। इसी में आप कुछ भी योगा को यूज कर सकते हैं, आपको जैसे भी काम लगे, आप सूदिंग लगे, आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, आप मूवी देखना चाहते हैं, अपने दिमाग को उस जगह से हटाइए, उस फेज से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आप कोविड से पूरे तरह से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो वो आपके दिमाग में चलते रहेगा। और ये पैनिक अटैक रिसर्च में आया अभी कि मतलब माइल्जिया समझ लो आपको 2 महीने तक रहेगा, 3 महीने तक रहेगा, लेकिन जो मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है, मतलब जो पैनिक अटैक, एंजाइटी आता है, वो जाता नहीं है, आपको साइकेट्रिस्ट हेल्प लेना पड़ जाता है अगर आप स्ट्रांग नहीं है मेंटली। इसीलिए आपको शुरू से, जैसे सर बोले कि पैनिक नहीं, मेंटल आपको एकदम स्ट्रांग रहना है कि हम इसको रिकवर करेंगे कुछ भी करके। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक है। और इनके एज के हिसाब से मुझे एक स्लोगन याद आ रहा है कि फ्रस्ट्रेट द फ्रस्ट्रेशन सो दैट फ्रस्ट्रेशन कैन नेवर फ्रस्ट्रेट यू, कीप इट इन माइंड एंड डोंट बी पैनिक एज सजेस्टेड बाय। अच्छा, अब मैं कुछ बोलूं, इंटरव्यू करूं? हाँ बिल्कुल सर, प्लीज सर। डॉक्टर साहब, प्रीति रंजन साहब, हाँ बोलिए सर। Adya, first you should understand. I'm आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes. Adya, first to try to understand what is mental health. So now, if you understand what is mental health, then you will find out what has happened. Something normalcy of life, what we call a normal things, that are not normal. We are more as housebound. We are seeing so many deaths around. So in this condition, first you have to understand what is the expected reality. If you think something which is beyond reality, which is not happening, then that leads to a problem of mental health. So you have to understand the reality of a pandemic. Right now, we are going through an intense pandemic, never seen before. I mean, it was, say, in 1918, Spanish flu came when most of us were not there. But now we are going through an intense pandemic. First, you have to understand that what is the reality of a pandemic, and then you have to behave accordingly. And there are various techniques. See, our Indian tradition is full of yogic methods, meditation, dhyana, and it is a very right time. That, see, because unfortunately, people like you and us were not exposed by this Indian ways of living and behaving, and even our thought process. I rather would like to tell that our grandparents were more wise than our parents, because they were in sync with the Indian culture and Indian tradition. So it is right time that you study Gita, you study Ramayana. So don't इसको तिरस्कार के भाव से नहीं देखना चाहिए, because जो जीवन का सत्य है वो हमारे वेस्टर्न साइंस में या वेस्टर्न कंसेप्ट में नहीं है. So even the foreigners, just see, they are more inclined towards our thought process. Unfortunately, we have everything with us, but we don't pay heed. Neither we teach our children. We teach our children to become successfully materially, but we don't teach them to spiritually become successful. That is a matter of, and इसी कारण से the problem है. If you start studying all these things that we have a rich heritage and legacy. You just find out, and अब the online दुनिया, everything is in your hands. You Google it off. So we'll actually find out how you should keep yourself calm, cool, and how you should behave. And see, psychiatric treatment, being a doctor, not to offend anybody, see, all these treatments have limitations. There are few psychiatric drugs which can help you, but ultimately not help you. Rather, I should, my ways think that everybody should, if they have some problem in life, they should try to change their attitude and inclination. That's all I want to say to you. Yes, absolutely. And I used to watch Mahabharata during lockdown also, Mahabharata and Ramayana. Yeah. You should study some books also, like Gita and all. You should try to study those books. You will get a lot of answers there. Very valuable addition by Dr. Priti Ranjan Sinha. Ultimately, there is a very famous dialogue, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से पूछे बता तेरी रजा क्या है.
इट मीन्स कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्टअप कीजिए, स्ट्रांग बनाइए. देयर इज नो अदर वे. डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब बट अल्टीमेटली इट्स यू हु कैन बी स्ट्रांग इनफ. अब मैं आकृति दास जी से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि वो एक बार फिर कोशिश करें प्रश्न पूछने का. आकृति दास जी प्लीज वीडियो ऑफ करके ही पूछें, शायद आपके बैंडविड्थ की भी समस्या हो सकती है. प्लीज अपने प्रश्न पूछें. सर नमस्कार, चूंकि आकृति दास के मोबाइल से मैं जुड़ा हूं, लेकिन मैं उसका पापा AK दास बोल रहा हूं और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ. बिल्कुल, बहुत अच्छा है. पूछिए, आप पूछिए प्रश्न. सर मेरे को डॉक्टर सिन्हा सर से एक क्वेश्चन है कि मेरा जो वर्किंग प्लेस है रायपुर से 120 किलोमीटर दूर है और मैं वीकली बाइक से अप डाउन कर रहा हूँ. इस कारण से मेरे को राइट हैंड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर. वो उसमें मेरे को हर हमेशा दर्द रहता है, इवन दो कि झुंझुनी लगते रहता है, और मैं कंप्यूटर का भी काम नहीं कर पाता हूँ ये राइट हैंड में. और मैं डायबिटिक भी हूँ पिछले 15 साल से. तो क्या मेरे को बाइक के कारण ये हुआ है या फिर और कोई है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा. हाँ, ये जो आप बता रहे हैं झुंझुनी वाली बात, यस तो सर. ये बाइक से क्या आप 120 किलोमीटर आना जाना करते हैं? सर हाँ, मैं सर्विस में हूँ और रायपुर से 120 किलोमीटर दूर है, तो मैं पिछले एक साल से वीकली बाइक से जाता हूँ और बाइक से आता हूँ. मंडे जाता हूँ, सैटरडे आता हूँ. तो पिछले एक साल से ही मेरे को दर्द हो रहा है. अभी दर्द तो अभी हो रहा है, लेकिन एक साल से मैं बाइक से ही अप डाउन कर रहा हूँ वीकली. तो ये दाहिना हाथ जो है मेरा हर हमेशा झुंझुनी लगते रहता है, और क्या कहता है वो, इवन तो कि मैं कंप्यूटर में भी ढंग से काम नहीं कर सकता. अब माउस को मैं 10 मिनट 15 मिनट चलाने के बाद मेरा फिर हाथ में नीचे करता हूँ, फिर करता हूँ, तो इस तरह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है. देखिए, इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं अशोक जी. सबसे पहले तो देखिए, आप डायबिटिक हैं, आपको अपना डायबिटीज का पूरा प्रोफाइल एक बार चेक जरूर कराना चाहिए डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर. ये आप ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी देखें, और HbA1c का लेवल आप देखिए. HbA1c कितना है आपका. अगर वो 7 से ज्यादा है तो चिंता वाली बात है, और वो आपको 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि वो आपका पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताएगा कि आपका शुगर कैसा रहा है. और देखिए, अगर आप डायबिटीज आपका बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोल्ड है, तो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है. वो नर्व को डैमेज करता है, जिसके कारण से जो आप झुंझुनी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उससे रिलेटेड हो सकता है. और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि लैपटॉप यूज करने के बाद आपको पेन होने लगता है हाथ में, वो आपको जो उतना जो आप बाइक से आते जाते हैं उसके कारण से आपको वो टेनिस एल्बो भी डेवलप कर सकता है, जिसके कारण से कि आपको काम करने में उसमें दिक्कत हो रहा है. तो सबसे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक तो उतना लंबी दूरी आप बाइक से तो जर्नी ना करें, आपके लिए वो बहुत अच्छा भी नहीं है. और दूसरा, डायबिटीज का पूरा चेकअप कराएं, इंक्लूडिंग आपका ये रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह सारा कराएं किडनी का, और वो एक फिजिशियन का सलाह जरूर लें. और ये श्योर हो लें कि आपका HbA1c बिल्कुल 7 के नीचे है. और उसके अलावा भी अगर आपका सब ठीक है तो कुछ मेथिकोबालामाइन का कोई टैबलेट लें, कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह करें, वो उससे आपको जरूर फायदा होगा. सर मैं हर 6 महीने में अपना पूरा बॉडी चेकअप कराता हूँ. दिसंबर में कराया था, लेकिन मेरा HbA1c 8.2 आया था. उस समय मेरा थोड़ा ज्यादा था, है ना. और बाद बाकी मेरा सब कुछ सही था, हेमोग्लोबिन वगैरह और क्या कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड एक्सेप्ट HbA1c मेरा 8.2 था. हाँ, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका देखिए HbA1c है. इसको आप 7 से 6 के बीच में लाने की कोशिश कीजिए. मेथिकोबालामाइन का कुछ इंजेक्शन दवाई लीजिए, और आप फिजियोथेरेपी कुछ कराइए, ठीक है, वो आपको उससे फायदा होगा. लेकिन उतना लॉन्ग ड्राइविंग आप अवॉइड कीजिए थोड़ा. तो आज के समय में सर आई डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन बाइक से. नहीं, ठीक है, ट्रेन चलती नहीं है, मैं जा नहीं सकता. बस वो आप लोकल अप्लाई करें कुछ, और मेथिकोबालामाइन का टैबलेट आता है वो सब लें आप, और डायबिटीज को थोड़ा और बिल्कुल ये करें, कंट्रोल करें. कुछ फिजियोथेरेपी आप करें, एक्सरसाइजेस करें, वो आपको फायदा होगा. ओके सर. कुछ डॉक्टर साहब कुछ चैट बॉक्स में भी है, मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ एक बार. आशीष सिन्हा जी की तरफ से है. जी.
प्रिकॉशन में जिंकोनिया 50 अगर मैं रोज लेता हूँ एक टैबलेट, कितने दिन तक ले सकते हैं? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा अगर लगातार 2-3 महीने लेते रहे? हाँ, आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो बहुत सा जो कॉम्बिनेशन आ रहा है दवाई का, वो विटामिन सी, जिंक 50 मिलीग्राम, विटामिन सी 500 मिलीग्राम और वो विटामिन डी का आ रहा है। तो ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है और इसके वो आप 2-3 महीने लेने में आपको कोई भी हर्ज नहीं है और ये कोई साइड इफेक्ट आपका नहीं कराने जा रहा है। बिल्कुल निश्चिंत होकर लें। एक क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग महिला क्या वैक्सीन के बाद ब्रेस्ट फीडिंग जारी रख सकती है? सिन्हा जी, डॉक्टर जेके मित्रा कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे हैं। हाँ सर प्लीज, मित्र सर अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। जेके मित्रा सर, नहीं पढ़ रही है? जेके मित्रा सर प्लीज ऐड कीजिए अगर नहीं कुछ पढ़ रही है? हाँ नहीं सर, पढ़ हाँ रही सर, है आज? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर हो रहा था तो उसमें तो सही सही चल रहा था, कुछ कोविड से अलग भी चल रहा था बात, तो उसमें सोचा कि मैं कि 2-4 बातें बता दूं इस तरह से। पहले तो जेपी सिन्हा जी नमस्कार, और डॉक्टर अभिजीत नंदन, पहली मुलाकात हो रही है, और बाकी सब बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं पहले भी आया था, अभी 2-3 बातें मैं इससे क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात सबसे पहले, जो ड्राइव कर रहे हैं 120 किलोमीटर, वो डायबिटीज तो न्यूरोपैथी हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये चीज के लिए जरूर देखें, क्योंकि एक हाथ में झिनझिनी और एक हाथ में ये हो रहा है। उनका वो ड्राइविंग जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा, वो मना किया, वो काफी अच्छी सलाह है, वो अगर कर सके तो काफी अच्छा हो, या बैठ के जाए पीछे, मैं कुछ करना होगा 120 किलोमीटर, या कुछ दिन रह जाए, 15 दिन पर आना जाना करे, मतलब कुछ वो चीज थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा एग्जर्शन हो रहा है शरीर के साथ में। और जैसा मिस मित्रा ने, आनंदिया मित्रा ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक हेल्थ के बारे में बोला, उसका जवाब आपने काफी अच्छा दिया, खुद ही होकर बुलंद इतना। लेकिन हाँ, मानसिक अवस्था का एक कारण बीमारी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, फैमिली फैक्टर। तो इस पैंडेमिक में, जो पैंडेमिक हो रहा है, इसमें मानसिक परिस्थिति वाला प्रश्न काफी 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 इंपॉर्टेंट था, और उस पर जोर देना है। ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये है ब्लैक फंगस। एक्चुअली ये ब्लैक फंगस नहीं, दूसरा एक स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के बारे में अभी हम लोगों ने एक कंसेप्ट चेंज किया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं तो उसे आप टेपर करने के लिए, जैसा था डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि वो उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, कम समय के लिए दीजिए, कम ड्यूरेशन के लिए दीजिए, और सडन स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दिन देंगे तो आपको, और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज रहते हैं, जैसे साथ में उनको रूमेटॉइड का दवा खा रहे हैं, कैंसर की दवा खा रहे हैं, उन लोगों में ज्यादा चांसेस हो रहता है। और ओरल हाइजीन मेंटेन करें, जैसे कोविड से ठीक होने के बाद टूथब्रश चेंज कर ले, या माउथ वॉश करें, गार्गल करें, मुंह को देखते रहें, ये सब प्रिकॉशन लेना ब्लैक फंगस के लिए काफी जरूरी हो जाता है। और दूसरा जो येलो फंगस और जो ये सब फंगस ही है, खास करके जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहा और जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ धूला उला उड़ा है, वहाँ पर इसके स्पोर्स काफी पाए जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन होने का रहता है, जैसा उन्होंने बताया सही इसका। और ये फंगस का हम लोग देख रहे हैं, और फंगस का ऑपरेशन, सर्जरी, और उसके बाद दवाइयाँ जो होती है, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान रहने की जरूरत। दूसरी बात चल रही थी कि एक हमारे पास ये जो वैक्सीन के बारे में, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं जो है वो वैक्सीन ले सकती हैं। डॉक्टर प्रियरंजन दास ने काफी अच्छा, डॉक्टर प्रियरंजन ने काफी अच्छा पोस्टिंग देते रहते हैं, बीच में जो पोस्टिंग दिया उन्होंने, अब हो गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं आराम से वैक्सीन ले सकती हैं, और दूध भी पिला सकती हैं बच्चों को। कभी कभी एंटीबॉडी बच्चों में भी जाता है, ये एक चीज का नया अभी हमारे में आ गया है, और कोविड होने के 3 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। ये ड्यूरेशन भी चेंज हो गया है कोविशील्ड का, पहले जो हम लोग का था रिकमेंडेशन की 6 से 8 हफ्ता, अभी वो 12 हफ्ता से 16 हफ्ता हो गया है। तो ये सब चेंजेस, ये सब साइंस है कि रोज चेंज होते रह रहा है, रोज ऐड होते जा रहा है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि जिंकोनिया या जिंक टैबलेट, जिंक इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन अभी जिंक एक फिर कैटेगरी में खड़ा हो गया है, इसलिए जिंक का भी ज्यादा प्रयोग ना करें। जिंक का प्रयोग बस वही 10-15 दिन करें, और बराबर जिंक ना करें, खास करके वो लोग जो डायबिटिक हैं। डायबिटिक में पहले हम लोग बोलते थे कि पैनक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है, उसके लिए जिंक की आवश्यकता है, लेकिन अभी हो गया जिंक का कंट्रोवर्शियल, इसलिए जिंक का डोज जो हो कम हो, जो कम डोज में रहता है 10-15 mg तक में, बहुत सारे में 62 और 50 रहता है, इसलिए जिंक का प्रयोग लंबे समय के लिए नहीं करें। आयरन का भी उस समय नहीं करें, खास करके कोविड के बाद। ये दोनों जो हैं
उसको फंगस यूज करता है और फंगस बढ़ने में मदद मिलता है। तो ब्लैक फंगस के प्रोटेक्शन अटैक के लिए खास करके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक हैं या जिनमें स्टेरॉइड ज़्यादा लगा, उसमें ये ना करें। कुछ भ्रांतियाँ हुई कि जो ऑक्सीजन का जो यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में स्पोर्स आ रहे हैं, या जो पाइप जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन के लिए, वो पाइप में क्लीनलीनेस नहीं हो रहा है, या जो ह्यूमिडिफायर होता है उसका पानी का जो है तो उसमें आरओ वाटर या वाटर यूज़ करना चाहिए, टैप वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सब सावधानियाँ ब्लैक फंगस के लिए ज़रूरी हो जाती है, जो कि करना चाहिए। और प्रेस मीटिंग वाला था, उसे डॉक्टर जयप्रकाश और डॉक्टर अभिजीत नंदन को मैं बेसी ये नहीं करूँगा, बस मैं अपना ये रिमार्क देना चाह रहा था। धन्यवाद। और कुछ हो तो मैं बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन। बल्कि आज सुबह ही सिल्वर हिल्स मुंबई के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका गिनीज बुक में भी शायद कोविड के लिए आ रहा है नाम, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को। उनके भी भुजंग पाई साहब डॉक्टर साहब हैं, तो उनसे हम लोग के डिपार्टमेंट की काउंसलिंग वगैरह चल रही थी सारे मीटिंग में, तो उन्होंने भी जिंक का किया कि ब्रिटेन से शुरू हुआ और जिंक का ओवरडोज भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है ये ब्लैक फंगस वगैरह का। तो काइंडली इसको एडवाइजेबल नहीं है ज़्यादा डोज लेने के लिए। और आपने अभी भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, ये जस्ट लेटेस्ट जानकारी, यही फ़ायदा हो रहा है सर हम लोगों को आरोग्यम के माध्यम से अपने समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी तरह बीच बीच में आप ऐड करते रहे सर, हमें लाभान्वित करते रहे सर। और मैं अब अपने आज के अतिथि जी से भी आग्रह करूंगा कि वो जो कुछ ऐड करना चाहें अगर वो तो कर सकते हैं। ये जो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस वाला है बात, जो अभी रिसेंटली 10-15 दिन से जो आया है, तो ये जो व्हाइट फंगस है वो एस्परजिलोसिस से मेनली होता है, जो फंगस एक तरह का है। और इसमें जो सिम्टम है वो कोविड का ही सिम्टम रहता है, जो ये कफ है, फीवर है, डायरिया है, लेकिन इसमें वो कोविड टेस्ट जो है वो निगेटिव रहता है। सिम्टम कोविड वाइज है लेकिन वो निगेटिव रहता है, पैचेस रहता है टंग में इसमें। लेकिन ब्लैक फंगस में जो है वो ज़्यादा सिम्टोमेटिकली ज़्यादा वो दिक्कत वाला रहता है, जैसे हेडेक है, वन साइडेड फेशियल पेन है, डिफॉर्मिटी है, आई का रेडनेस है, नोज में रोनिंग है, ब्लैकनिंग है, ब्लैक वो क्रस्ट वगैरह रहता है, विजन का भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो डिप्लोपिया डबल विजन हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है। अब बहुत इसका ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये फंगस, इसका एक जो खास पैथोलॉजी है, ये ब्लड वेसल्स को इन्वेज करता है। ब्लड वेसल्स है उनको इन्वेजिव है, एंजियो इन्वेजिव है, जिसके कारण से कि वो क्लॉट बना देता है और वो उसको बिल्कुल वो डेथ करा देता है, गैंग्रीन करा देता है उसका। इसलिए देखते हैं कि ब्लैक फंगस का बहुत से मरीज को सर्जिकली इंटरवेन करके हम लोगों को पूरा क्रस्ट जो ब्लैक है उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो सर ने कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाला साइट है जहां से कि वो स्पोर्स डस्ट में उड़ता है वहां न जाए, अगर जाए तो मास्क का तो बिल्कुल उपयोग करें। अगर आप गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, मिट्टी के संपर्क में जा रहे हैं, तो बिल्कुल फुल आपका ये जो शूज है बिल्कुल रहना चाहिए, ग्लव्स रहना चाहिए, फुल स्लीव्स रहना चाहिए, मास्क रहना चाहिए, और ये सब आपको प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करेगा। साथ ही अगर आप ज्यादा दिन आईसीयू के सेटअप में रहे हैं, ज्यादा आपको ऑक्सीजनेशन हुआ है, और जो अगर आपको कोमॉर्बिडिटी कंडीशन डायबिटीज के अलावा अगर आपको कुछ किडनी का प्रॉब्लम रहा है, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को भी ये ब्लैक फंगस इन्वेट करने का ज्यादा चांसेस है। इसलिए इन लोगों को और सतर्क रहने का जरूरत है। और ये डायबिटीज को कंट्रोल करना न सिर्फ कोविड के काल में बल्कि कोविड के बाद जो आदमी डायबिटिक नहीं है उनको भी, जो डायबिटिक है उनको बराबर वो ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना चाहिए और हमेशा उसको नॉर्मल लेवल में रखना चाहिए। उसके अलावे ये जो प्राणायाम या योगा और ये म्यूजिक सुनना, ये अपने जो चॉइस का कुछ काम है उसमें इन्वॉल्व करना, जो ये तनाव है, तनाव वाला कुछ काम नहीं करना, जो ये न्यूज में आजकल रोज दिया जाता है, ये इतने मरे इतने, वो सारा न्यूज को नहीं सुनना और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव कुछ काम करना, कंस्ट्रक्टिव सोच रखना, पॉजिटिव सोच रखना। पॉजिटिव सोच रखना इसमें बहुत जो डिजीज को आगे बढ़ाने में, हेल्प करने में, रिकवर करने में, रिकूप करने में
आपका पॉजिटिव थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग विल ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका वो है तो आप ये जंग को बिल्कुल जीत के आएंगे। अगर आप शुरू में ही ये सोचेंगे ये मुझे तो कोविड हो गया, अब क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, कैसे चलेगा, ये सब अगर आपके मन में आया तो आप फिर धीरे धीरे करके अपनी जंग को हारने की ओर जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें, सब कुछ भगवान पे छोड़ें, डॉक्टर की सलाह लें और जो उचित है वो सब करें, अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग लें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, प्राणायाम करें, योगा करें, शुद्ध खाना खाएं और बिल्कुल शुद्ध मन से अपने आप को बुलंद रखें। आप जरूर ठीक होंगे। हमारे इस प्रोग्राम में आज डॉक्टर अजय कुमार घोष जी भी मौजूद हैं। अगर वो भी कुछ कहना चाहें तो, कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। बातें तो लगातार हो रही हैं और काफी अच्छी बात हो रही है। जो कॉमन चीज है ब्लैक फंगस के बारे में अच्छी बातें हुई हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि हमको कोई प्रॉब्लम है जो ब्लैक फंगस हो सकता है। अगर हम पहले ही सशंकित हो जाए या जान जाए कि इसकी संभावना है और हम तुरंत रिपोर्ट करें तो जो ये हम लोग कहते हैं कि राइनोसेरेब्रल स्प्रेड उसका होता है वो नाक में ही रुक जाएगा, तो स्प्रेड नहीं होगा। अगर आपको नेजल ब्लॉक है, एपिस्टैक्सिस है, वन साइडेड, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है या आँख के पीछे दर्द होना शुरू हो रहा है, उसी समय अगर हम लोग कंसल्ट करें तो इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। हम दवा के माध्यम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्प्रेड होगा तो इसका सर्जरी बड़ा म्यूटिलेटिंग है। पूरे जबड़े को निकालना, आँख को निकालना, ये बड़ा म्यूटिलेटिंग सर्जरी है। इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइमली यू आइडेंटिफाई, क्या कि खाली कोविड के साथ ही नहीं है, हमारे यहाँ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट भरे हुए हैं जो लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं। जैसे मैं भी लेता था कभी क्रॉनिक आईटीपी में, तो आप लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं और साथ साथ आपको शुगर का प्रॉब्लम भी हो गया है, तो ये जो मोल्ड चारों तरफ घूम रहा है अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया और वहां पर फंगस का इन्फेक्शन हो गया, क्रस्टिंग हो गया, नेजल ब्लॉक हो गया, एपिस्टैक्सिस हो गया, पर अर्लियर तो हम डिटेक्ट कर लें, माथे में जो दिमाग में रहे ये हो सकता है और ईएनटी में कंसल्ट करके उसका निदान कर लें तो मेरे ख्याल से जीवन रक्षा भी होगी, कष्ट भी कमेगा और ये जो सर्जरी की नौबत है वो नहीं आएगी। मैं इतना ही ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू तो सर, काफी अच्छी थैंक यू आपका। और अभी सौरभ घोष जी ने अपना हाथ उठाया है, तो काइंडली अपना प्रश्न पूछ लें सौरभ घोष जी। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कोविड से रिलेटेड नहीं है देखिए, बट कुछ एक क्वेश्चन हो रहे थे, आ रहे थे, तो हम सोचे थोड़ा लाभ हम भी उठा लें। तो मेरी मदर को एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा बताएंगे तो डॉक्टर साहब से जरा सा रिक्वेस्ट होगा कि कुछ अच्छा गाइड कर दिया जाए बस। बिल्कुल पूछें अपना प्रश्न। हाँ, मेरे दाहिना साइड में दर्द होता है, कभी कभी ज्यादा होता है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगता है। कल से थोड़ा ज्यादा हो गया था, उससे माथा भी थोड़ा झंझनाहट लगता है सर, और एक साइड का बंद रहता है 24 घंटा ना, दाहिना साइड का। अच्छा, दाहिना साइड नाक बंद रहता है और दाहिना तरफ कंधे में दर्द रहता है। हाँ, कंधे में, यहाँ इधर बैक साइड में, इधर और इधर सिर पे, दाहिना साइड में। अच्छा अच्छा, हर समय नहीं रहता, कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप एक तो सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे जरूर करा लें और एपिलेटरल व्यू, और उसमें देखें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का तो कोई एलिमेंट नहीं है। अगर वो है तो कुछ फिजियोथेरेपी आप करें, और ये आप देख लें कि आप डायबिटिक तो नहीं है। डायबिटिक है आपको? नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और अगर नाक देखिए बराबर जाम रहता, कभी कभी जाम है तो कोई बात नहीं है, नहीं बराबर रहता देना साइड में। हाँ, बराबर है तो थोड़ा सा तो मैं कहूंगा कि आप जरूर इसको अवॉइड नहीं करें अभी के समय में, और ईएनटी के लोगों से दिखा लें। फिलहाल वो भाप लें, आप स्टीम इनहेलेशन लें, है ना, उससे आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आप कंधे का एक्सरसाइज, गर्दन का एक्सरसाइज आप जो है वो जरूर करें। ठीक है, इससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन नाक का कंजेशन अगर ज्यादा दिन रहता है आपको, तो आप ईएनटी वाले से सलाह जरूर लें, उसको देर न करें अभी के समय में। नाक बंद रहता है तो नाक को जब ठीक करते हैं तो लगता है गला में कफ अटका हुआ है, इस टाइप। जी, वो आप स्टीम इनहेलेशन लें और गलगला करें, उससे आपको दोनों का फायदा होगा।
ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ फायदा नहीं आ रहा है तो आपको मेरे हिसाब से ENT वाले से दिखा देना चाहिए, अभी के समय में दिखा देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अब RK सिन्हा जी ने हाथ रेज किया है, काइंडली वो भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, प्लीज RK सिन्हा जी। RK सिन्हा जी प्लीज पूछिए सर, पूछिए अपना। हाँ, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा ये सवाल था कि जो पीछे सारा सेशन मैं अटेंड कर रहा हूँ, कई सारी जानकारी, कई सारे ज्ञान सारे डॉक्टर्स जो हमारे समाज के हैं उनसे मैं ले रहा हूँ टाइम टू टाइम। क्योंकि मैं खुद कोविड पेशेंट में रहा हूँ और अभी मैं रिकवरी फेज में हूँ, तो एक दो चीज़ में फिर मैं समझना चाहूँगा। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हाँ, जिन्होंने किसी भी चीज़ का, जैसे वो चाय, तंबाकू, दारू ये सब नहीं किया हो और इम्यूनिटी लेवल उनकी ठीक रही हो, उनको नहीं होता है। इसके बावजूद मैं तो योगा ये सब मैं करता रहा था, फिर भी हुआ। अभी हम रिकवरी के फेज में, कई चीज़ें कोरोना में गिफ्ट दे के गया है, अपना साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कुछ हो के गया है। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे ब्लैक फंगस का भी नया ये आया है और ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिन्होंने स्टेरॉइड का सेवन किया है या जो ऑक्सीजन पे रहे हों, if I don't fall in either of the two categories, then what is the likelihood of again coming to this, falling to this black fungus or so many fungus, और मैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ना भी जाऊँ, गार्डनिंग पे ना भी जाऊँ, if all these exceptions are there, I am not attending all these things, so what is the likelihood to कि हाँ फिर भी फंगस होता हो? क्योंकि कई लोगों में देखा गया है घर बैठे उनको कोविड हो जाता है, घर बैठे की चीज़ें होती है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होता है क्या? और मैं ये भी बता दूं कि जहाँ तक पैनिक और ये बातें हो रही हैं, मैंने कई पेशेंट को देखा है कि वो 15-20 दिन रह के भी वो बिना पैनिक के भी उनकी डेथ हुई है। आई एम नॉट कंसर्न टू दैट। मेरी मेंटल और इम्यूनिटी लेवल ठीक है, तभी मैं बचा हूँ और आप लोगों के सामने भी हूँ। बट आई सिंपली, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन कि हाँ, क्या ऐसे पेशेंट के लिए जो कोविड से बाहर आए हों, उनको दोबारा होने की चांसेस, या ये जो ब्लैक फंगस वगैरह का या वाइट फंगस का जो भी लाइक्लीहुड है, ऐसा क्या सीन है अगर वो कभी बाहर ना भी जाएं और कंस्ट्रक्शन साइट हो, गार्डनिंग हो, इन सबसे उनका कोई लिंक नहीं रहा हो अभी, तो कोविड पीरियड में या लॉकडाउन में कोई भी बाहर भी नहीं जा रहा हो, तो ऐसी कोई संभावना है, होती है क्या, या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? फिर भी कोई ये जितने भी फंगस अभी आ रहे हैं, ऐसा कोई है कि हाँ किसी को भी ये हो सकता है या इससे कोई रिलेटेड हो? और दूसरी चीज़, जो एक बार जो निगेटिव आते हैं उनको भी पॉजिटिव होने की चांसेस होती हैं। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी लेवल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कई केसेस में देखा गया है, किसी को खांसी बरकरार रह रहा है, कफ फिर रहता है, कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हमारे इतने डॉक्टर्स लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, हम ये चाहते हैं कोई इसमें कोई कॉन्सेंसस, कोई व्यू अगर बनता हो तो ये सबके लिए शायद अगर कुछ काम करे, कुछ भला हो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो ब्लैक फंगस का जो होने का जो परसेंटेज है वो 0.5 to 1.7 पर 10 लाख पॉपुलेशन में होता है ब्लैक फंगस का। इसलिए उसको सोच के बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है ब्लैक फंगस के बारे में। फंगस तो बहुत समय से हम लोगों के चारों बगल है। हाँ, ये तो वेल नोन फैक्ट है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो भी आदमी डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कुछ कार्डियक एलिमेंट है, कुछ रीनल प्रॉब्लम है और वो कोविड से रिकवर किए हैं, उनको होने का संभावना थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन आपका अगर एक्सपोजर नहीं है वैसा, तो आपको होने का संभावना तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन ये जो आप बोले एक बार हम पॉजिटिव हो गए, फिर निगेटिव हो गए, फिर पॉजिटिव, तो ये तो अभी देखा गया है कि ये नहीं होता है। बहुत लोग सेकेंड बार भी कोविड से अफेक्टेड हो रहे हैं और हमारे कई डॉक्टर कलीग भी यहाँ इवन भागलपुर में काफी लोग हुए हैं। और लेकिन हमने देखा है कि जो लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं उन लोगों में रिकवरी बहुत फास्ट हुआ है और कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं हुआ जो कि हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसे को जरूरत पड़ा हो। हालांकि हम लोगों ने वो न्यूज में सुना है कि बाहर के हमारे कुछ जो बहुत बड़े डॉक्टर कलीग लोग थे उन लोगों को तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ है। तो ब्लैक फंगस का ये है कि संभावना तो अगर डायबिटिक और है आप कोविड से निकले तो वो तो है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। और अगर बाहर आप एक्सपोज नहीं हो रहे हैं तो अब आपको नहीं है और पैनिक तो नहीं होना है। दूसरा ये है, कोविड के बाद कुछ इधर पेपर आया था कि वो कार्डियक प्रॉब्लम होने का संभावना कुछ लोगों में हुआ है कि वो
वो थ्रोम्बोस बन गया या क्लॉट बन गया, वो स्प्रेड किया, तो ये एक लिस्ट संभावना रहता है। तो जो कार्डियक से रिलेटेड पेशेंट हैं वो अपना उसके बाद एडवाइजेबल है कि वो मॉनिटरिंग अपना एक अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से वो उसको कुछ दिन कराते रहना चाहिए, और उसके लिए ज्यादा ब्लैक फंगस में ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या मैं कुछ ऐड करूं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ऐड कीजिए सर। जेपी सिन्हा सर जी ने काफी अच्छा बताया, तो मैं एक्चुअली पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं लुइस पास्चर, 19वीं सदी में थे। उन्होंने जो हमारा स्टेरिलाइजेशन और बैक्टीरिया वैक्सीन, इस पे काफी उनका रिसर्च रहा है। मैंने उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। तो जब आदमी कोई काम, अपना ही काम कोई बहुत अच्छे से कर लेता है, तो उसके लिए एक विजडम का एक नया दरवाजा खुलता है। जब उनकी डेथ हो रही थी लास्ट में, जब बूढ़े हो गए, उन्होंने बोला इट्स नॉट द सीड बट द सॉइल। क्या मतलब था कि हम अपने चारों ओर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से घिरे हुए हैं। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ वायरसेस, ट्रिलियंस ऑफ फंगाई। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ब्रेड को आपके घर में जो पाव रोटी या रोटी होता है, उसको आप छोड़ दीजिए, उससे फफूंदी लग जाता है। वही तो फंगस है, मोल्ड है। तो अब ये चीज चूंकि अब हमारा मीडिया या तो नेगेटिव काम करता है और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नॉलेज लोगों को नहीं दी जा रही है। ब्लैक फंगस हमेशा से था, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अवसरवादी। जो पहले भी होता था, जो कैंसर पेशेंट हैं, HIV के मरीज हैं, या जो केमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, उनको होता था ब्लैक फंगस। कोई नया चीज नहीं है। अब कोविड के बाद लोगों को हो रहा है, उसका बहुत सारे रीजन है जो ऑलरेडी सब डिस्कस हो गया। तो इसलिए घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि और यदि आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आप सब कुछ ठीक है, तो बहुत कम चांस है, जैसे बताया कि 0.5 0.1%, वो उससे भी कम चांस है ब्लैक फंगस होने का। इनफैक्ट कोई चांस नहीं है, आप बिल्कुल नहीं होगा आपको। और जहां तक दूसरी बात है कि लोग ठीक थे, कुछ हो गया, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये वायरस कर क्या रहा है? ये वायरस हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन करता है, इसको बोलते हैं इम्यूनोथ्रोम्बोसिस। हमारे बॉडी में हाइपर इन्फ्लेमेशन कर रहा है और खून के थक्के बना रहा है। तो खुद मैंने अपने पेरेंट्स के केस में देखा कि 3 हफ्ता के बाद उनका डी डाइमर बढ़ रहा है। तब मैंने उनको, चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ गाजियाबाद में, पटना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने घर पे ही इंजेक्शन लगवाया, बहुत मुश्किल से किसी तरह से कुछ अरेंज हुआ। तो ये सब चीजें होती है, इसलिए आपको मॉनिटरिंग चाहिए। ब्लड टेस्ट मेरे हिसाब से, आप जो कि एम्स गाइडलाइन मना करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ब्लड टेस्ट आपको कराते रहना चाहिए, खासकर CVC, CRP, डी डाइमर, क्योंकि वो जरूरी है। खासकर जो हाई रिस्क केस है, कार्डियक पेशेंट है, स्टंट लगा हुआ है, डायबिटिक है, उनको तो कराना चाहिए। आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता कैसे लगेगा कि वायरस कर क्या रहा है? लोग टेस्ट क्या कराते हैं? RT-PCR कराते हैं, जो कि एकदम ही बेकार टेस्ट है। RT-PCR आपका 6 महीने तक पॉजिटिव आएगा। यदि आप क्लिनिकली रिकवर हो गए, आपको फीवर नहीं आ रहा है, आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आप रिकवर्ड हैं। आपको RT-PCR कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो डेड वायरस होता है, वो आपके एम्प्लीफिकेशन में पॉजिटिव आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जो टेस्ट का, जो बेसिक जो ब्लड टेस्ट है, CVC, CRP, डी डाइमर, ये आपको कराते रहना चाहिए। क्योंकि मैं खुद फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन चूंकि इस समय मुझे हुआ, मेरे पेरेंट्स को हुआ, तो मैं कुछ पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ। मैंने खुद देखा है कि डी डाइमर 3 हफ्ता बाद ही बढ़ता है, और अच्छा खासा बढ़ता है। और यदि आप उसको नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं क्लॉट निकल के कहीं ब्रेन में चला जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट में चला जाएगा तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप ठीक महसूस कर रहे हैं, सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, और मॉनिटरिंग बहुत जरूरत है। और घबराने का बात नहीं है, हम बैक्टीरिया वायरस से घिरे पड़े हैं, कोई हमारा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में है। आपको जो इनफैक्ट अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि हम जो एंटीबायोटिक देते हैं वो भी नहीं देना चाहिए। क्यों? एजिथ्रोमाइसिन हम खिला देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो अच्छी बैक्टीरिया है वो मर जाती है। क्योंकि स्पोर्स तो ऑलरेडी हैं, इन्वायरमेंट में है, बॉडी में है, तो एक मरा, दूसरे को चांस मिल जाता है। तो वही हो रहा है, स्पोर्स को चांस मिल जाता है। तो बहुत ही जुडिशियसली सब चीजों का, ऐसे दवाइयाँ कम से कम, कई बार तो इनफैक्ट जो अच्छे फिजिशियन है सिर्फ पैरास्टामोल से काम चला लेते हैं। ये जितने भी प्रोटोकॉल आए हैं, कोई इनका जितने भी ट्रायल्स में, कहीं कोई प्रूव नहीं हुआ कि कोरोना का कोई मेडिसिन है। तो 80-90% में ऐसे ही ठीक होता है।
लेकिन चूंकि हम डर या पैनिक में बहुत सारी दवाएं शुरू कर देते हैं। खासकर मैंने खुद देखा है, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स वो डेक्सोना पहले दिन से लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो अब भले रिकवर हो गए लेकिन वो खतरे से खेल रहे हैं। स्टेरॉइड आप फर्स्ट डे से आप ले रहे हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को पूरी सप्रेस कर रहे हैं, आप पूरा चांस दे रहे हैं वायरस को ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत सारी दवाइयों का एक जुडिशियस इस्तेमाल और सही समय में सही इस्तेमाल, अपने विवेक को ना खोएं। और ये जो चारों तरफ चल रहा है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये हमेशा से ही था, ये कोई नया चीज नहीं है। फंगस है, रहेगा, हम घिरे पड़े हैं उससे, लेकिन हमारा नुकसान नहीं पहुंचाता वो, हम उसको चांस देते हैं तभी वो एक्ट करता है। बिल्कुल सही। और आपने जो कहा दवाई के बारे में, हमें मुझे याद है एक मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा था कि पॉइजन इन स्मॉल क्वांटिटी इज मेडिसिन एंड मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी इज पॉइजन। तो बिल्कुल सही कहा कि दवाई का बहुत सलीके से यूज होना चाहिए। और दूसरा एक चीज और भी है कि ये पैनिक जो है आसपास के न्यूज से है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और एक अनंत कुमार घोष जी है, वो भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रश्न को थोड़ा ब्रीफ और टू द पॉइंट रखें, सो दैट कि समय की अब थोड़ी मारामारी होने जा रही है, तो काइंडली अपने प्रश्न को ब्रीफ और कंसाइज और टू द पॉइंट रखें प्लीज। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम मेरा। अच्छा, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था ये जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे कि आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टोटल केसेस घट रहे हैं स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, बट कैजुअलिटी वो सेम है, मतलब डेथ के केसेस में उसमें नंबर में ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। तो क्या जो अभी के टाइम पे जो हो रहा है इन दिनों में, आजकल के टाइम पे जो किसी को भी जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, क्या वो ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में ले जा रहा है या क्या है ये? देखिए, ये तो नंबर तो डेफिनेटली कम हो रहे हैं, लेकिन ये पहले जो मरीज अफेक्टेड हुए हैं वो किस स्टेज में वो अपने को मेडिकल हेल्प के लिए गए हैं, वो जब माइल्ड में तो लोग घर में ही रहते हैं, मॉडरेट में गए हैं, या जो सीवियर स्टेज जब उनका आ गया उस समय वो एडमिट हुए हैं, तो उस पे उसका प्रोग्नोसिस और उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में अगर हम मॉडरेट जब स्टेज है, माने ऑक्सीजनेशन अगर 94 से थोड़ा कम है और अगर हम चले जाएं, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है अगर चले जाएं, ठीक है, फीवर 4-5 दिन के बाद कम नहीं हो रहा है चले जाएं, और अगर कंसल्टेशन में डॉक्टर के रहें, ये जो पूरा ये जो इन्फ्लेमेटरी जो टेस्ट है वो सारा टेस्ट कराएं, उसके अकॉर्डिंगली जो दवाई की जरूरत है, अगर डी डाइमर मेरा बड़ा है, इनोक्सापेरिन जो डॉक्टर साहब देते हैं, और अगर ये सीआरपी बड़ा है और जो स्टेरॉइड का उपयोग उस समय होता है, तो वो फिर डिजीज को काफी कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो आप सीवियर स्टेज में पहुंचे हैं, वहां पे जब IHRCT करा लिए और देखे ये तो 15 से ज्यादा है, और आपको जब ऑक्सीजन 90 के आसपास होने लगा, उस समय अगर आप गए, है ना, जब आप ब्रेथलेसनेस पूरा हो गया उस समय गए, तो फिर वो आप किसी सेंटर में भी चले जाएं, तो वो कोई भी सेंटर ये गारंटी आपका नहीं ले सकेगा कि वो आप कितने तरह से रिकवर होंगे। इसलिए अभी जो हम देख रहे हैं डेथ रेट कम नहीं हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा वजह है कि लोग टाइमली इंटरवेंशन नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, इसका कि खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं दो बात ऐड करूं इसमें? जी सर, प्लीज है? प्लीज सर। ये जो अनंत जी ने पूछा, ये सवाल है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का इस बार जो वायरस है, नया स्ट्रेन या जो भी बोल दें, इसका विरुलेंस ज्यादा है और इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। और जैसा कि डॉक्टर प्रियरंजन जी ने भी बताया था कि 90% लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए आपका रिकवरी रेट जो देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में वो काफी ज्यादा है। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट जो है, क्योंकि इसका विरुलेंस ज्यादा है और जो बाकी सीरियस में जो थे वो हम लोग देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो उसका वो ज्यादा मिल जाता है। उस हिसाब से अगर देखें तो अगर मान लीजिए टोटल आप देखेंगे तो डेथ हमारा हमेशा से कम ही रहा अमेरिका से चाहे से, और उस परसेंटेज में 2.3 से बेसी नहीं गया, कहीं कहीं पर 1.7 और इस तरह का है। तो ये बात है स्टैटिस्टिक्स का। इसलिए जो सीरियस में भर्ती हुए वो भी हैं। आप हमेशा देखते होंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस एडमिटेड, टोटल नंबर ऑफ केसेस डिस्चार्ज, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस। एक्टिव केसेस मतलब कि जो अभी एडमिट, तो एडमिट तो हुए सीरियस हालत में, तो उनमें डेथ ज्यादा है, इसलिए आप देखते हैं कि डेथ जो है वो नंबर ज्यादा हो गया। ये खाली स्टैटिस्टिक्स का है,
लेकिन इस बार का जो वायरस का स्ट्रेन था, जो 617 पॉइंट जो स्ट्रेन का है, बहुत सारा है, बोल रहे हैं कि डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन हुआ। तो इस वायरस का जो था, इसका इन्फेक्टिविटी, मतलब कि देखे होंगे परिवार में एक पहला जब आया था लहर, पहले लहर में इतने लोग इन्फेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन अभी देखेंगे पूरा परिवार के परिवार लोग इन्फेक्ट हो गए। कहाँ से आया, क्या आया, दिस वाज जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट। हाउ यू बिकेम इन्फेक्टेड यू डोंट नो। मैंने बहुतों का ट्रेस नहीं हो रहा था, और जब ट्रेस नहीं होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि पहला है टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ट्रेस ट्रेस ट्रेस, तो ट्रेसिंग वाज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे केस में ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा था। तो ये है एपिडेमिक जब होता है, ये जो हमारा बीमारी है पैंडेमिक हो गया, एपिडेमिक स्टेज में है, ये चला जाएगा, ये फिर बाद में ये रहेगा सोसाइटी में, लेकिन कम होता जाएगा जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लोग इन्फेक्शन में आ जाएंगे। और री इन्फेक्शन का जहाँ सवाल है, डॉक्टर जयप्रकाश जी ने ठीक ही कहा, बहुत शायद ये भी संभावना हो रही है कि री इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन री इन्फेक्शन जब होता है तो ज्यादा माइल्ड ही इन्फेक्शन होता है, ज्यादा सीरियस नहीं होता है, लेकिन करीब करीब 2 से 3% से ज्यादा नहीं है जिसमें की। और वैक्सीन लेने के बाद होने का इंसिडेंस भी कम रहता है, उसमें भी 0.2 0.3 इस तरह का इंसिडेंस है होने का। ये सब बातें स्टैटिस्टिक्स की हैं जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स में एक डॉक्टर कुमारी ज्योत्सना भी दिख रही हैं, तो अगर वो भी कुछ बोलना चाहें तो काइंडली प्लीज संक्षिप्त में कुछ अपना बोल सकती हैं। एक बताओ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। हाँ जी सर, प्लीज। स्टैटिस्टिक्स आईएएस ऑफिसर और डीएम डिसाइड करते हैं, चीफ मिनिस्टर, तो स्टैटिस्टिक्स पे ना जाएं, सब फेक भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आई डोंट बिलीव इन स्टैटिस्टिक्स व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग एंड टेलिंग, वो सब फेक हो सकता है। इसीलिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। स्टैटिस्टिक्स में ना जाएं, दे में भी फेलेशियस। तो यही बोल रहा था मैं। आप सही हो सकते हैं, हालांकि इतना भी फेक नहीं होता है, हमारे हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि सेंसिटिव मैटर्स में फैक्ट ही दिया जाए, और मे भी थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है कहीं कहीं पे, और दोनों आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। देयर शुड बी अ बैलेंस एंड एवरीबॉडी इज क्वालिफाइड इनफ टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कुमारी ज्योत्सना मैडम अगर कुछ बोलना चाहें प्लीज। पीएचडी स्कॉलर या अच्छा पीएचडी स्कॉलर है। जस्ट अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को आउटलाइन या आउटराइट रिजेक्ट कर दें। उनका पीएचडी जो भी रहता है में डाटा है, बेस्ड तो रहता है। बाद में एक मिनट बता रहे, डाटा बेस्ड रहता है, और डाटा कलेक्शन करना गवर्नमेंट का काम रहता है, और इसमें रहता ही है जैसा डाटा आता है उसके अनुसार। इसलिए स्टैटिस्टिक्स किसी भी बीमारी के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, माने भले ये टू द मार्क्स नहीं हो, टू द नियर नहीं हो, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन देता है। लेकिन बहुत से न्यूज चैनल बता रहे हैं कि बहुत से लैब में फोन आ गया। ये रिकॉर्डिंग पब्लिक फोरम पे जाना है सर। ठीक ठीक ठीक, ओके, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद अब समय थोड़ा कम है, अगर और भी कोई पूछना चाहे तो प्लीज कंसाइज रखते हुए अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सवाल चैट बॉक्स में सिन्हा जी। हाँ मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स, बिल्कुल देख लेता हूँ। हाँ एक चैट बॉक्स में है आसिम सिन्हा जी का कि क्या वेज खाना और नॉन वेज खाना का कोई संबंध है कोरोना के प्रिकॉशन को लेकर, कौन सा खाना ज्यादा बेटर होगा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? हमें भी चांस देना। जी सर, आपको देंगे सर। देखिए कोरोना के ख्याल से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको प्रोटीन का मात्रा आपको खाना में थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, और जहाँ तक हो वो वेज अगर है इस साल में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नॉन वेज में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए नॉन वेज, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोटीन का मात्रा हमारा जो है फैट और कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा ज़्यादा हो तो वो कोरोना के इम्यूनिटी के ख्याल से ज़्यादा बेटर है। हाँ हमारे सीनियर मेंबर अशोक कुमार जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर प्लीज पूछिए सर। हाँ, सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत बधाई जो ये फोरम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। मेरा सवाल डॉक्टर जेपी सिन्हा जी से है। करीबन 1.5-2 महीने पीछे मेरी वाइफ
का एक ऑपरेशन हुआ था रिस्ट का, वो घर में ही थोड़ा स्लाइड कर गई थी, तो उनके इसमें टाइटेनियम का प्लेट इम्प्लांट किया गया था और सर्जरी किया गया था यही मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। मेरा सवाल है कि उनका कहना है कि सब ठीक है, दवाई ववाई सब इट इज एवरीथिंग इज ओके, लेकिन वो कहते बीच बीच में वो जो स्कार है लंबा सा, वहां पे हल्का हल्का दर्द होता है, तो या ईचिंग टाइप का थोड़ा सा माना एक उनको फीलिंग आता है, तो इसका क्या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे सेटल कर जाएंगे क्या? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था, डॉक्टर जेपी सिन्हा। जी जी एकदम ठीक आप सोच रहे हैं। ये जो स्कार पे जो थोड़ा पेन होता है, तो जो कि जब कटिंग होता है तो कुछ नर्व डैमेज होता है, कि वो रिजनरेट करता है, तो वो स्कार कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल वो पेन जो है बिल्कुल सबसाइड कर जाता है। आपको चाहिए कि वो जो एक्सरसाइज रिस्ट एक्सरसाइज डॉक्टर साहब बताए होंगे, और वो अगर यूनियन हो गया है बिल्कुल, तो आप रिस्ट एक्सरसाइज करें। लोकल कुछ अप्लाई कर सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ ज्यादा वरी की बात नहीं है। वो टाइम के पैसेज के साथ वो बिल्कुल वो ठीक फील करेगा। कुछ ये कुछ टैबलेट मल्टीविटामिन या मेथिकोबालामीन का हम लोग एडवाइस करते हैं, कि जो कि नर्व का डैमेज होता है वो रिकवर करने में जो फास्टली वो रिकवर कर जाता है, और लोकल अप्लाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। जी थैंक यू डॉक्टर। अपर्णा सिन्हा जी अपना प्रश्न पूछ लें प्लीज। सबको नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन थोड़ा कोरोना से अलग है, ऑर्थो से रिलेटेड है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, मेरे जैसे एड़ी में नीचे की तरफ की हड्डी बढ़ गई है, और कभी हाथों में हड्डी अचानक से जैसे बहुत सी मतलब दर्द होने लगा, फिर हड्डी बढ़ जाती है। पैरों में ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कुछ सालों से, ये क्यों हो रहा है? तो क्या आपने पैर का एक्सरे कराया तब आपको पता चला कि आप कैसे बोल रहे हैं कि हड्डी बढ़ गई? नहीं, एक्चुअली एक एड़ी जैसे ऊंची लगती है एक एड़ी, और मैंने होम्योपैथ कुछ दिन तक कराया था, हिल बोन बताया उन्होंने, तो आराम हुआ, तो फिर इधर से पेन होने लगा। ये आप सही बोल रही हैं कि और अंगुलियों में तो हड्डी बढ़ी हुई दिखती है थोड़ी, और पैरों में भी। पैर में जो है दर्द होने का 2-3 कारण रहता है। वो जो हमारा एड़ी रहता है, जिसको कैल्केनियम बोलते हैं, वो एक कांटे की तरह हड्डी ग्रो कर जाता है, इसको कैल्केनियम इस पर हम लोग बोलते हैं। दूसरा जो एड़ी के पीछे वाला पोर्शन है, वहाँ पे जो हमारा पीछे का मसल है टेंडन, वो जाके वहाँ पे जुटता है, तो उसमें भी सूजन हो जाता है, जिसको कि टेंडिनाइटिस बोलते हैं हम लोग, टेंडिनाइटिस बोलते हैं। तो उसके सूजन से भी आपको पेन होता है। तो आपको ये एडवाइस मैं करूंगा कि आप हॉट फर्मेंटेशन तो करें, ठीक है, आप एक्सरे करवा लें, और आप ये देख लें कि आपका डायबिटिक प्रोफाइल कैसा है, डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है। और आप बिल्कुल सॉफ्ट जो शूज है, जी नहीं, मैं ये थोरो चेकअप कराती रहती हूँ, मैं डायबिटिक तो नहीं हूँ फिलहाल। चलिए, वो बढ़िया बात है, वो पॉजिटिव चीज है आपके लिए। और एक बिल्कुल सॉफ्ट शूज या फिर सैंडल आप पहने, हार्ड नहीं पहने, ठीक है, हॉट फर्मेंटेशन करें, और एक डॉक्टर की सलाह लेके कुछ उसमें हम लोग दवा देते हैं जिससे कि वो आराम होता है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको दर्द में आराम नहीं हो रहा है, तो फिर लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन हम लोग देते हैं वहां पे जहाँ पे भी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन ये सब पूरा जांच के बाद ही होता है। लेकिन उसके पहले आप जी बोलिए। हाथों में अंगुलियों में अचानक से दर्द बहुत तेज हुआ, फिर थोड़े दिन के बाद देखिए थोड़ी सी हड्डी ऊंची हो गई अंगुलियों में, एक आध अंगुली में, पैर के अंगुली के पास, तो वो तो बेसिकली दिखता भी है बाहर से भी। हाँ, तो देखिए, ये तो आपको एक बार किसी को विजिट करना होगा। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इस तरह का सूजन होता है, वो अंगुलियों के हड्डी में वो सूजन हो जाता है, दर्द होता है, तो ये थोड़ा चेकअप आप करा लें। और फिजियोथेरेपी तो आपके लिए ऐसे भी फायदेमंद होगा। और माइल्ड जो है इटोरिकॉक्सिब का आता है टैबलेट, वो आप खाएं कुछ दिन, तो आपको उससे फायदा होगा। कौन सा टैबलेट सर? आवाज आई नहीं सर। वो टैबलेट आपको ऐसे माने शायद ये उचित नहीं होगा इस फॉर्म में आपको बताना, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और एडवाइस मैं इतना कर सकता हूँ कि आप फ्लैट चप्पल ना पहने, हील वाला पहने, सॉफ्ट पहने,
एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, हॉट फॉर्मेटेशन करें। इससे आराम ना हो तो आप एक हड्डी वाले से मिल लें, और पेन किलर माइल्ड कुछ दिन खा सकते हैं। उससे आराम ना हो तो थोड़ा चेकअप करा लें, रूमेटॉइड फैक्टर वगैरह टेस्ट कराना पड़ता है, कहीं रूमेटॉइड फैटिस का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिंगर में जो बोल रहे जोड़ में सूजन होता है वो उसका लक्षण प्रतीत होता है जी। अब हम समय समाप्ति की ओर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर अभिजीत नंदन जो आज के हमारे सबसे युवा डॉक्टर हैं और हमारे भविष्य हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा जितने भी अभी तक की टॉकिंग थोड़ा सा समअप करना संक्षिप्त में चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अपने जनरल सेक्रेटरी को फिर इनवाइट करूं। तो डॉक्टर अभिजीत नंदन जी, आप प्लीज थोड़ा संक्षिप्त में समअप कर दे तो बढ़िया होगा। काफी देर से आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप नहीं, बहुत मेरे से बहुत सीनियर डॉक्टर सर हैं सब, हम सुन के खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ही बढ़ रहा है। ये आपका बड़प्पन है। ये ऐसा आपका कुछ नहीं बड़प्पन है। है। कुछ समअप करना चाहें तो प्लीज। हाँ, बस एक दो बताना चाहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। सर लोग सब कुछ कवर कर दिए हैं। जहां तक हमको स्टेरॉइड का यूज और म्यूकर माइकोसिस जो हो रहा है, मतलब जो दिख रहा है काफी लोगों में, तो ये आप समझ लीजिए जैसे आप स्टेरॉइड का ओवर यूज करते हैं तो उससे भी आपका पफीनेस आएगा चेहरे पे, या फिर आपका स्वेलिंग आता है बॉडी में, वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन बहुत अच्छे खासे अमाउंट में हो जाता है अगर आप काफी दिन तक यूज करते हैं स्टेरॉइड को। तो आप कभी भी म्यूकर माइकोसिस और स्टेरॉइड को ऐसा लेके मत चलो कि मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गया, मेरे आंख के ऊपर स्वेलिंग आ गया है तो वो पक्का म्यूकर माइकोसिस है। ये नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक इसका सबसे बड़ा साइन है ऑर्बिटल पेन होना, आंख के पीछे पेन होना स्टार्ट होना, और ये जो क्रस्ट निकलता है नाक से, ये दो बहुत बड़ा ही इसका साइन है। नहीं तो ऐसे भी अगर आप ऐसे भी कि जो ना ही कोरोना का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप स्टेरॉइड ओवर यूज करते हो तब भी आपके चेहरे पे पफीनेस आएगा, आपका लेग में इडिमा आएगा, वो हो सकता है। और जहां तक म्यूकर माइकोसिस इसीलिए डेंजरस है क्योंकि म्यूकर माइकोसिस दोनों साइड ग्रो करता है। एक तो आपके ब्रेन में भी जा सकता है, एक आपके लंग के साइड भी जा सकता है, आपके इंटेस्टाइन में भी जा सकता है। आपका सबसे बड़ा है यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ओरिएंटेशन गड़बड़ हो रहा है, मतलब आप अपने आप को सही से ओरिएंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पे हैं, आप सही से बात नहीं कर रहे हैं, स्लरिंग ऑफ स्पीच आ रहा है, तब ये सब साइन है कि हो सकता है आप म्यूकर माइकोसिस हो रहा हो आपको। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही आपको स्टेरॉइड ओवर यूज से ही स्वेलिंग आ चुका है, तो उससे आपको पैनिक नहीं करना है कि मेरा आंख सूज रहा है, मेरा मुंह सूज रहा है, मेरा गला सूख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेरॉइड ओवर यूज से भी बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए म्यूकर माइकोसिस सर ऐसे भी बताए हैं कि बहुत ही कम मात्रा में, हम लोग का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कुछ नहीं है, और वो वैसे भी था डायबिटिक वाले पेशेंट में, और अभी स्टेरॉइड यूज करने से इम्यूनोसप्रेशन हो जा रहा है, उसी से म्यूकर माइकोसिस दिख रहा है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। थैंक यू। धन्यवाद आपका। अब मैं, चूंकि समय हमारे पास अब नहीं है, तो मैं अपने जनरल सेक्रेटरी श्री निहार रंजन जी से कहूंगा कि सभी का धन्यवाद करते हुए समापन की घोषणा करें। श्री निहार रंजन जी। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए आज के इस आरोग्य संवाद में आए सभी अतिथियों का, डॉक्टर जेपी सिन्हा का, डॉक्टर अभिजीत नंदन जी का, और हमारे जितने भी अपने समाज के जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हैं, अपने बड़ों को सादर प्रणाम करते हैं। आदरणीय डॉक्टर जेके मित्रा साहब, आदरणीय डॉक्टर प्रीति रंजन जी, डॉक्टर अजय घोष जी, इन लोगों को तो बारंबार प्रणाम करते हैं क्योंकि हर समय इनकी सजगता निश्चित रूप से हम लोगों को एक नवजीवन प्रदान करने का एक अस्त्र सा हो गया है। हालांकि चारों तरफ ये जो आज पैनिक शब्द का सुन रहे हैं और चारों तरफ इसको हम लोग डे टू डे महसूस कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि आ गया काल विकराल शांति के क्षय का। शांति जो हमारे मन का है उसका क्षय जैसे होते जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लगन धरती पर खंड प्रलय का। लेकिन परेशानी स्वास्थ्य का आ खड़ा हुआ है, इसके विरुद्ध ही अपना अब सफर है। आरोग्यम मंच इसका सखा बंधु सहचर है।
आरोग्य मंच के तरफ से हमारे जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, खास करके हमारे व्यस्ततम रहने वाले अभी के वर्तमान समय में डॉक्टर वृंद, लेकिन कितना अपनापन है, कितना परिवार में वातावरण है कि जब परिवार का एक संबंध होता है, एक रिश्ता जुड़ता है, एक सुंदर रिश्ता में प्रगाढ़ता आती है, तो लोग किसी तरह समय निकाल ही लेते हैं। 24 घंटे का वही समय है, पहले भी था, आज भी है, शायद कल भी रहेगा, लेकिन कैसे समय निकाला जाए, ये जैसे हम प्रायोरिटी फिक्स करते हैं तो हमारी संबंधों की प्रगाढ़ता उसको अपनी ओर खींच लाती है। और इतने अच्छे अच्छे चीज़ों से, क्योंकि जिस स्वास्थ्य के बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे, आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग न केवल सजग हैं, सक्रिय भी हैं, एक दूसरे के लिए मदद के लिए आगे आ भी रहे हैं। आज ही 2-3 जगह से आया कि हमारे दांत में ये प्रॉब्लम है। इस मंच से इतना सारा लोगों का जुड़ाव हो रहा है कि लोग परेशानी में भागलपुर में हैं, फिर भी सवाल यहाँ आ रहा है कि भाई हम क्या करें, तो फलने डॉक्टर से आप मिल लीजिए। तो हम इस मंच के केवल संवाद के द्वारा अभी हम वातावरण बना रहे हैं, लेकिन इस मंच का और उपयोग होगा ये आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, और सबसे ज़्यादा आपके विचारदान से, क्योंकि आपका विचार हमारा संबल है, हमको ऊर्जा देता है और आगे करने के लिए प्रेरित करता है। बारंबार प्रणाम करते हुए आज की सभा के विसर्जन की घोषणा करने के पहले मैं अपने प्रिय परमेंद्र जी को धन्यवाद देना कैसे भूलूं कि वो आज अपने लगातार इस प्रयास से कि अपने कार्यालय के समय के बावजूद बड़े अच्छे ढंग से, और सबसे अच्छे ढंग से कि उन्होंने जो अनुभव किया है इन दिनों अपने कार्यालय में, अपने जीवन में, उसको हम लोग उसे शेयर कर रहे हैं। हमारे कई लोग हैं जो एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, श्री अमरेंद्र घोष जी का, श्री गुड्डन प्रवीण घोष जी, गुड्डन जी का, इन लोगों का तो अब नाम ही बोलना नहीं है, क्योंकि हर क्षण, हर समय, हर रूप में खड़े रहते हैं। और मैं अपने अध्यक्ष महोदय का, श्री अजीत कुमार दास, जो लगातार, अब तो ये स्थिति हो गई है कि लगता था कि 12 बजे रात में वो सो जाएंगे, लेकिन 12 बजे रात में भी सजग रहते हैं। ये हमसे कहते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। कहने का मतलब ये इतनी सजगता है, जिस घर में अपने बड़ों की इतनी सजगता है, निसंदेह उनके युवा वर्ग अपने कंधों पर इन सवालों का जवाब लेके आगे बढ़ेंगे कि हमारे परिवार में हमारे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो आज अपने अतिथि श्री जेपी सिन्हा जी को, डॉक्टर अभिजीत नंदन जी को, डॉक्टर जेके मित्रा जी को, डॉक्टर पृथ्वीरंजन सिन्हा जी को, डॉक्टर अजय घोष जी को सादर प्रणाम करते हुए आज की सभा की विसर्जन की घोषणा करते हैं। सादर धन्यवाद। धन्यवाद महासचिव महोदय। अब मैं अंग्रेजी के एक कोट के साथ समाप्त करना चाहूंगा। He who has health has hope and he who has hope has everything। ये अरबियन प्रोवर्ब है, और इस होप के साथ ही हम आगे इस पेंडेमिक से निकल पाएंगे। और ये रहे आज तक, और अगले कड़ी तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर ने